अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज हम आपसे मुखातिब हूँ तो कुछ घंटे पहले कतर का दारुल हुकूमत दोहा ये धमाकों से गूंज उठा है, क्योंकि ये धमाके मामूल के नहीं थे। इसराइल ने हमला किया है, दोहा का ज़िला है कातारा, वहाँ पे हमास क़यादत सर जोड़कर बैठी थी। जो अमेरिका की जानिब से प्रपोज़ल आया है गज़ा सीज़ फायर के लिए, उसके ऊपर खालिद मशाल और दीगर रहनुमा भी वहाँ मौजूद थे, सर जोड़कर ये बैठे थे और इनकी रिहाइशगाहें थी यहाँ पर। वहाँ पे दिन दिहाड़े इसराइल ने हमला किया। ना सिर्फ कतर की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जो उसकी सालमियत है, उसको नुकसान पहुँचाया, बल्कि यहाँ बैठ के क़यादत जो सीज़ फायर के ऊपर, गज़ा सीज़ फायर के ऊपर गौर कर रही थी अमरीकी प्रपोज़ल के ऊपर, उसे निशाना बनाया। ये खुली जारहियत, बदमाशी इस खत्ते में, जिसका एक वाज़ेह नमूना आपकी खिदमत में आज कतर में होने वाले धमाके हैं। इनमें अभी तक अल जज़ीरा जो रिपोर्ट कर रहा है, जब मैं आपसे मुखातिब, तो 35 अफराद इसमें मारे गए हैं। 2 सीनियर रहनुमा हैं हमास के, खलील अल हैया और ज़हीर जबरैन, ये इसमें मारे गए हैं। खालिद मशाल भी यहाँ मौजूद थे, उनके हवाले से कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली। दूसरा अहम मामला जो आप देख रहे हैं बैनुल-अक़वामी उफ़क़ पर, बिलख़ुसूस हमारे हमसाए में, वो नेपाल का है। नेपाल में 36 घंटों के अंदर अंदर अवामी राज देखने को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क से फ़रार हुए हैं। 4 से 5 अहम वज़रा जो हैं मुस्ताफ़ी हो चुके। हुकूमत नाम की शायद दिखाई नहीं दे रही। काठमांडू की गलियों में पार्लिमान हो, सुप्रीम कोर्ट हो या दीगर अहम इमारतें हों, नौजवान वहाँ जा पहुँचे हैं। ये जनरेशन ज़ी का एहतजाज है। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर लगी जो पाबंदियाँ थी उसके खिलाफ, लेकिन दर हकीकत वहाँ की आवाम अशराफिया से तंग आ चुकी थी, करप्शन से तंग आ चुकी थी। स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म पहने बच्चे बच्चियाँ जो हैं कम उम्र, उन्होंने एहतजाज को लीड किया है। और अब इस वक्त नेपाल अमली तौर पर कर्फ्यू ज़दा है, हुकूमत नाम की कुछ है नहीं। ये जो इनकलाब आया, इससे पहले हमने अरब स्प्रिंग भी देखी, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, इसके क्या नताइज निकलेंगे इस पर बात करेंगे। और आपको काठमांडू भी बराह रास्त ले चलेंगे, जहाँ से सीनियर सहाफ़ी हैं अंजू काफली, वो हमें रिपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा कतर की सूरत हाल हम डिस्कस करें। इसके लिए हमने ज़हमत दे रखी है मोहतरमा अंजा साकिब साहिबा को। आप डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल मूड पर भी गहरी नज़र रखती हैं, और साथ मुझे ज्वाइन करेंगी रांजू काफली काठमांडू नेपाल से। अंजा साहिबा, बहुत शुक्रिया। ये हमास की क़यादत बिल आखिर इस बात पर गौर करने के लिए इकट्ठी होती है जो US का प्रपोज़ल है गज़ा के लिए। और मैं नाज़रीन को ये भी बता दूँ कि अब तक गज़ा में जो बर्बरियत और जारहियत है, जो इंसान जिस तरह से वहाँ भूख प्यास से भलक रहे हैं, कुछ 64,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 2.25 लाख अफराद जो ज़ख्मी हैं। कंक्रीट का खंडर बना हुआ है वो गज़ा, जो कभी हंसता बसता था, लेकिन अब भी ये जारहियत दम तोड़ने का नाम नहीं ले रही। तो अंजा साहिबा, ये क्या हुआ है? व्हाट वेंट रॉन्ग? ये इसराइल ने क्या किया? देखें, ये इजराइल का जैसे कि वो पहले भी करते रहे, नेतन्याहू का जो एक ब्लूप्रिंट है, पहले भी हम देख चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन को बार बार रिएटरेट करने के लिए, खित्ते में खौफ व हिरास फैलाने के लिए, जस्ट आर्टिकल 55 के तहत अगर देखें, UN के कितने सारे चार्टर्स हैं जो इस चीज को जो उन्होंने ब्रेक किए हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम अगेन पीस टॉक्स के ऊपर अटैक करना, अगेन इजरायली आर्मी ने ये चीज एडमिट की है कि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट जो था, ये टॉप हमास के लीडर्स जो आए हुए थे नेगोशिएशन टॉक्स के लिए, अगेन जो ट्रंप का प्रपोजल था उसको देखने के लिए, तो अगेन इट्स अ वेरी कावर्डली अटैक। बल्कि जो 35 लोग मारे गए, हमास ने अभी खुद एडमिट किया है, रिसेंट जो हमें इतला हासिल हुई है कि जो भी टॉप लीडरशिप आई हुई थी फॉर द नेगोशिएशंस, दे हैव ऑल सर्वाइव्ड। सो ये सिर्फ क्या, आई थिंक सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं एक और चीज निशानदेही आपकी करती चलूं। एक और आज वीडियो वायरल हुई थी इजराइल में से, जहां पे बहुत सारे यंगस्टर्स, आपने अभी जेन ज़ी का जिक्र किया, जैसे नेपाल में रेवोल्यूशन आ रही है, उसी तरह इजराइल के काफी सारे आपने देखा होगा, वहां पे एक कानून है कि सारे जितने भी यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां, उन्होंने इजरायली डिफेंस आर्मी में सर्व करना होता है IDF के अंदर। तो वो अपनी कंस्क्रिप्शन के जो लेटर्स थे उसको आज फाड़ रहे थे, बिकॉज अब इवन सिविलियंस को आप देखें कि नेतन्याहू के खिलाफ और इन एक्शंस के खिलाफ कितने ज्यादा प्रोटेस्ट आ रहे हैं। आप ये देखें, आप सिर्फ ये कन्वेंशनल वॉर नहीं रही, बल्कि बाकी रीजनल पावर्स को इन्वॉल्व करके हमने एक, ऑब्वियसली इजराइल ने बयानिए की भी जंग शुरू कर दी है, हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं। और अब ये अब देखें कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने नोटिस किया है कि एज ऑफ लेट
यूएस का भी प्रेशर नहीं उस तरह से लिया जा रहा, वरना पहले कभी भी इस तरह की डील्स स्ट्राइक हो रही होती थी तो यूएस का एक बड़ा अच्छा किरदार था होता था कि पहले भी अगर जैसे ट्रंप ने शाया किया था एक मैसेज फॉर सीज फायर, उसको भी नेतन्याहू ने इग्नोर किया। आज भी आप देखें। अच्छा अंजा साहिबा, अभी मैं ये भी वाजे कर दूं कि जो हमास की क़यादत की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो 35 अफराद के जाँ बहक होने की बात तो हो रही है, लेकिन अभी हमास ये क्लेम कर रही है कि अभी उनकी कोई टॉप लीडरशिप में कोई शख्स भी इसमें जाँ बहक नहीं हुआ। दे क्लेमिंग सो, बट कतर बहुत कंडेम कर रहा है इसको बुज़दिलाना हमला करार दे रहा है और जो उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी वायलेशन करार दे रहा है। आपने बात की कि अमेरिका भी बेबस दिखाई देता है इसराइल के सामने। ये जो प्रपोजल था गाज़ा के ऊपर, इसकी अब फेट क्या होगी? अगर क़यादत मिल ही बैठी थी हमास की गौर करने के लिए और उसे ही टारगेट कर दिया, तो इसका बड़ा वाज़े सा मतलब यह है कि इसराइल शायद चाहता ही नहीं है कि कोई ऐसी पीस टॉक हो या ऐसी कोई निगोशिएशंस हों। देखें, इसके ऊपर मैं ज़रूर ये कमेंट करूंगी कि देखें, अभी तक हमें ना कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। जो व्हाइट हाउस की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी हैं एना केली, उन्होंने कह दिया कि अभी तक हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। ये उनकी तरफ से आई थिंक सिर्फ एक वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं कि किस किस्म का बेफिटिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो ऑब्वियसली दुनिया भी तस्लीम करे, और उनके लिए तो एक फेलियर ही है कि इस तरह की पीस टॉक्स जो वो निगोशिएट करा रहे थे उसके ऊपर अटैक होना। अगेन यहाँ पे मैं कहूँ कि देखें, ट्रंप ने इनको एक तरह से एक लास्ट वार्निंग करार दी थी हमास की लीडरशिप को कि ये जो सीज फायर की डील है, अब उसको हमने अगर देखा तो उनकी तरफ से विलिंगनेस थी, जितने भी टॉप लीडरशिप उन्होंने वहां भेजे कतार के अंदर फॉर द निगोशिएशन प्रोसेस। तो यहाँ पे अब क्लियरली दिख रहा है कि इंटेंशंस यहाँ इजराइल की खराब थी, वो इस चीज को निगोशिएट नहीं करना चाह रहे, बार बार उन्होंने रिजेक्ट किया है या इस तरह के एफर्ट्स को कि जी हम मिलिट्री ऑपरेशंस को एंड नहीं करेंगे। दूसरी चीज देखें, पहले भी हमास ने हमने देखा कुछ महीने पहले इजराइल का एक प्रपोजल रिजेक्ट किया, इजराइल ने रिजेक्ट किया था हमास के एक सीज फायर के प्रपोजल की एक्सेप्टेंस को, जब उन्होंने पार्शली रिलीज भी किए थे कुछ कैप्टिव्स। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि टाइम एंड टाइम अगेन यहाँ पे सिर्फ नेतन्याहू जो है वो एक वॉर मॉन्गरर बने हुए हैं, जेनोसाइडल उनका जो है फिलॉसफी वो पूरी दुनिया के आगे जाहिर हो गई। और जितनी भी यूएस स्पेशल एनवॉयज भेज दे, प्रपोज करे डील्स, अब ये एक स्ट्रेट अप खिलाफ वर्जी है ट्रंप की प्रपोजल की भी। तो आई थिंक इसके ऊपर अमेरिका भी बिल्कुल ठीक है। चलिए आप जरा मेरे साथ रहिएगा ना, अब हम जरा दूसरे मौजू पे भी दूसरे मौजू की जाने पे वो बर्निंग इशू है, मेरे साथ रहिएगा। हम काठमांडू आपको लिए चलते हैं नाज़रीन। नेपाल का दारुल हुकूमत है, 2.5-3 करोड़ आबादी का ये मुल्क है। बारहा यहाँ पे निज़ाम हुकूमत बदला जाता है। 2008 के बाद बादशाहत ख़त्म हुई, उसके बाद आप जो वज़ीर आज़म थे के पी शर्मा ओली, वो भी मुस्ताफ़ी हुए और फिर मुल्क से फ़रार हुए। 4 से 5 अहम वज़रा हैं जो मुस्ताफ़ी हो चुके। अवाम ने वज़ीर ख़जाना को फ्लाइंग किक्स लगाई हैं। पार्लिमान हो या दीगर अहम इमारत हों, वहाँ पे नेपाल में ये नौजवान जो जनरेशन जी के नाम पर सामने एहतजाज करते हुए इनका राज है। नेपाल काठमांडू से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं द राइजिंग नेपाल नामी अखबार के साथ रांझू काफली। रांझू, चूँकि आप उर्दू भी समझती हैं और अंग्रेज़ी भी, जो भी ज़ुबान आपको सहूलत में लगे, ये बताएं कि इस वक्त काठमांडू में सूरत हाल है क्या? कौन कौन मुस्ताफ़ी हुआ है, किसने रिज़ाइन दिया है, और राइट नाउ क्या अभी भी कर्फ्यू है? अब इधर ना 8 बजने को है, यानी शाम हो गई है और स्टेशन पूरा काम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ यंगस्टर्स और मोटर बाइक राइडर्स सड़कों पे है। उन्होंने विक्ट्री रैलीज कर रहे हैं, चीजों को तोड़ लिए हैं, और वो ना जिनकी डेथ हुई है उनकी यादों पे दिए जला रहे हैं, रोड पे है अभी लोग। अच्छा, ये बताएं कि गवर्नमेंट इस वक्त प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं। हु एल्स हैज रिजाइन सो फार? जी, प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली ने उन्होंने रिजाइन किए हैं। सुनने में आया है कि प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन किए हैं। अभी इन चीजों को प्राइम मिनिस्टर का तो बहरहाल हो गया है, उन्होंने रिजाइन की है, लेकिन प्रेसिडेंट के हवाले से यकीन नहीं है उन्होंने रिजाइन की है नहीं की है। और कैबिनेट मिनिस्टर चारों ने रिजाइन किए हैं। सूरत हाल तो कह सकते हैं संजीदा सूरत हाल है। और ये फॉर्मर आपके प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर दोबा,
उनके रेजिडेंस में भी लोग चले गए हैं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा, वो तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के। उनके घर पे ये प्रोटेस्टर्स ने आग लगाई है, उनके चीजों को लेकर गए हैं साथ में। नॉट ओनली देउबा बट वो जो होम मिनिस्टर है, जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, और भी मिनिस्टर्स है, और अपोजिशन लीडर प्रचंड के घर में भी आग लगी हुई है। और आप कह सकते हो सिटी शर्मा ओली के प्राइवेट रेसिडेंस में आग लगी है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल ऑफिस से आग लगी है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में आग लगी है, सुप्रीम कोर्ट पे आग लगी है। सूरत हाल बहुत ही बुरा है। अच्छा, ये बताएं राजू जी कि ये रीजन क्या बनी है वेव की? क्या जनरेशन जी सिर्फ जो 26 से ज़ायद एप्लीकेशंस थी सोशल मीडिया नेटवर्क्स इंक्लूडिंग ट्विटर, फेसबुक एटसेट्रा, ये सिर्फ उसकी जो बैन था उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट कर रहे थे, या देयर आर सम अदर रीजंस बिहाइंड दिस रेवोल्यूशन जो सो कॉल्ड है? नहीं, सोशल मीडिया इज नॉट द ओनली रीजन, ठीक है। करप्शन जो थे, ये ना सियासतदानों की लैविश लाइफ स्टाइल की वजह से पब्लिक पे बेसिकली जो 16 साल से आगे जेन जी ग्रुप में आते हैं, 28, 30 साल, 40 साल के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी कि करप्शन बढ़ रहे हैं और लीडर्स की लाइफ स्टाइल लैविश से ऊपर लैविश होते जा रहे हैं। उनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज से और इसी कंट्री बहुत ज्यादा लैविश लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं। उनके लैविश शादियां हो रहे हैं, वो लैविश पार्टियां कर रहे हैं, और बहुत मैनी थैंक्स राजू। मैं ये भी अपने देखने वालों को बता दूं, राजू काठमांडू में हैं और वहाँ पे इंटरनेट या कम्युनिकेशन का खासा मसला है, कर्फ्यू भी लगा हुआ है, तो आप उनकी कम्युनिकेशन लाइन में भी डिस्टॉर्शन महसूस कर रहे थे। डिस्पाइट दैट उन्होंने ये बयान किया राजू ने कि यहाँ पे सिर्फ ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर बैन इज़ नॉट द रीज़न इस वेव की, बल्कि वो बता रही हैं कि जो हुक्मरानों की अयाशियाँ हैं, जो एलीट तर्ज़ ज़िंदगी है और उस पर उसकी नुमाइश भी वो करते हैं, उससे यहाँ का नौजवान बड़ा मायूस था और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान था, फ़िक्रमंद था, रोज़गार के मसाइल थे, और ये बुनियादी वजह है। आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया बैन इज़ वन रीज़न जिसने स्पार्क किया है। अंजा जी, आपने ये राजू को सुना, जिस हद तक भी वो बोल पाई डिस्पाइट प्रॉब्लमेटिक कम्युनिकेशन लाइन, क्या समझ आती है आपको? ये इज़ इट डिफरेंट दैन अरब स्प्रिंग इन बांग्लादेश? व्हाट वेंट रॉन्ग इन नेपाल? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी इस तरफ निशानदेही कर दूं कि देखिए नेपाल के अंदर ना व्हाट स्टार्टेड एज अ वेरी सिंपल के अगर ये जिसको कहें हम यूथ लेड एक प्रोटेस्ट था, जो कि एक मोर कल्चरल उसको जो है ना फैक्शन हम करार दे गए कि उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज प्लान थी। अब उसके अंदर वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड वाज कि अगर हम वापस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, जो जितनी भी वहाँ यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस थी उसके अंदर इन पर्टिकुलर, तो उनकी जो एक्टिविटीज जो प्लान थी उसके अंदर कुछ जी ट्रांस नेशनल और पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उन्होंने दखल अंदाजी कर दी। सो इट वेंट फ्रॉम अ फेसबुक लेड रेवोल्यूशन टू ऑब्वियसली फुल स्केल चीजें, फिर एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ। तो अगर अनिल बनिया की अगर हम देखते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, वन ऑफ देम, उन्होंने यही कहा था कि जी ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि पॉलिटिकल कैडर्स भी ज्वाइन हो गए, तो ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस को बीच में आना पड़ा। उसके अंदर जो बिल्कुल ठीक, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ हार्श मेजर्स। बहुत शुक्रिया अंजा साकिब साहिबा। बात कि हमने अरब स्प्रिंग भी देख रखी है 2010 और 12 के बीच में, ट्यूनिस हो, मिस्र हो, लीबिया हो, यमन हो, इन ममालिक की फिर अब क्या सूरत हाल है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। श्रीलंका की, बांग्लादेश की सूरत हाल आपके सामने है, और अब बारी आई है नेपाल की। जो भारतीय मीडिया और मोदी लेड जो वहाँ पे प्रोपेगेंडा है, वो नेपाल में होने वाली सूरत हाल का एक पहलू छुपा रहे हैं। एक भारत के बड़े मकबूल यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने उसको बेनकाब किया। वो ये लिखते हैं ध्रुव राठी कि भारतीय मीडिया ये नहीं बता रहा कि नेपाल की अवाम इनफैक्ट जो एलीट कैप्चर है, लेविश लाइफस्टाइल है और करप्शन है अवाम के पैसों के ऊपर, उसके खिलाफ बाहर निकलें। ये बताते हुए भारतीय मीडिया इसलिए डरता है कि भारत के अंदर खुद यही ख्याल और सोच पाई जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेपाल और बांग्लादेश की सूरत हाल को देखते हुए मुख्तलिफ ममालिक का मवाजना भी करते हैं। इस मामले पे हुसैन हक्कानी साहब ने ये लिखा है
कि श्रीलंका और बांग्लादेश ऐसी तहरीकें देख चुके हैं। अवाम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन अवामी तहरीकों और सोशल मीडिया शोर में फ़र्क वाज़ेह होता है। यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सैलाब ज़दगान की सूरत हाल पे बात करनी है। रोज़नामा दुनिया की खबर है कि रिलीफ कैंपों में गुंजाइश कम है। जनूबी पंजाब मुल्तान का मज़ाफ़ाती इलाका लंगड़ियाल, जिसके ऊपर खबर दी उन्होंने कि लंगड़ियाल के 700 घराने बंद पर मौजूद हैं, खाना नहीं मिल रहा, दीगर बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये शिकायत है जो खबर छपी। इसके अलावा बंद तोड़ने की तैयारियां भी थीं। अब कच्चे का इलाका भी डूबने का खदशा है। सैलाब है कि टलने का नाम नहीं ले रहा। बार बार भारत की जानिब से सैलाबी रैले छोड़े जा रहे हैं। तारीख़ी तबाही है। बिलावल भुट्टो ने तो ज़रूरी इमरजेंसी के नफाज का ऐलान कर दिया है। याद हो आपको कि एहसन इकबाल साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि 30 साल पीछे चला गया है मुल्क इस तूफ़ान की वजह से, इस आफत की वजह से, इन सैलाबों की वजह से। लेकिन साथ हम अपनी मुल्की सियासत में भी तूफ़ान जो बरपे उनको भी देखते हैं। कल अडयाला के बाहर जो कुछ हुआ तैयब बलोच नामी सहाफ़ी के साथ और जो तशद्दुद का रवैया अपनाया गया, फिर उनके खिलाफ ये भी कैंपेन कि उन्होंने बदतमीज़ी की अलीमा बीबी के साथ। आज गो के किसी हद तक मजम्मत तो की, लेकिन ये एक बदमज़गी पाई जाती है। पीटीए के चाहने वाले बददस्तूर इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो इसकी मजम्मत कर रही है। साथ साथ हम देखते हैं कि आज 9 मई के वाक़े में जो जिना हाउस के करीब गाड़ी जलाने का वाक़या था, उस केस में ATC जज जो है मंजर अली गिल, उन्होंने एक महफूज मुकदमे का फैसला सुनाया है और शाह महमूद कुरैशी साहब 30वें मुकदमे में भी बरी करार दिए गए हैं। खदीजा शाह साहिबा को 5 साल कैद, अफशां तारिक और रुबीना जमील साहिबा को बरी करार दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को बदस्तूर 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 39 मुलजमान का ट्रायल मुकम्मल किया गया। इस मौजू पर बात करने के लिए दोनों मामलात पर मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर ममलिकत जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब, और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं PTA की सीनियर रहनुमा मोहतरमा मेहर बानो कुरैशी साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, ये रिलीफ कैंपों में गुंजाइश कम है, बच्चियों को कहाँ सुलाएं? वॉशरूम्स में पानी, कैंप्स में पंखे नहीं, खाना ताख़ीर से मिलता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। लंगड़ियाल का कैंप मुल्तान का मज़ाफ़ाती इलाका, उस पर मबनी खबर है। आप तो कह रहे हैं कि हर जगह रिलीफ और रेस्क्यू हो रहा है। सर, ये खबर फिर कैसे छपी? नहीं, मैं अगर ये खबर छपी है तो दुरुस्त ही छपी होगी और मैं कोई इस खबर की ना तरदीद कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि हुकूमतों की तो कोशिश होती है और हम बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं कि इस कुदरती आफत से निपटें। और जाहिर है कुदरती आफत अगर कभी जापान में सुनामी की सूरत में आए, अमेरिका में आए, वहां पर भी इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, वो कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। हम तरक्की पजीर मुल्क हैं। जो मुल्क हमारी नेक पे बैठा हुआ हम पर पानी छोड़ रहा है, वो हमारी निस्बत जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। हमें वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझते हैं। वो भारत को भी हम यही कहते थे, लेकिन पिछले 10-15 सालों में बहुत तरक्की की। तो ऐसे में वहां पर भी इस तरह के बेशुमार वाकयात देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भारतीय चैनल्स को फॉलो भी कर रहे होंगे, ठीक हो गया, ट्विटर फेसबुक पे भी देख रहे होंगे, अगर लंगड़ियाल शहर में या कस्बे में इस तरह की कोई खबर आई है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के बेशुमार वाकयात पंजाब में और अजला में भी होंगे। ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की एक कैपेसिटी है, एक डिप्टी कमिश्नर है, एक DPO है। पंजाब हुकूमत के पास एक जिला नहीं है। कई अजला जो है वो इस वक्त जो है सैलाब की जद में आ चुके हैं। कई डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, उसके अलावा गुजरात, वो शहर जो कभी आज तक कभी इस तरह की कुदरती आफत का सामना उन्होंने नहीं किया था। तो ऐसे में इस तरह की शिकायतें सामने आना, कैंप्स में सहूलियात की कमी होना और ये नजर आना कि शायद के जो वसाइल है रियासत के वो कम पड़ रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर है आपके सामने हुज़ैफ़ा साहब कह रहे हैं कि जी दुनिया भर में आफात आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वसाइल कम पड़ गए हैं। हालांकि PTA ये ताना देती है कि तशहीर पे पैसा लगाते हैं। ये वो कह रहे हैं रिलीफ हम रेस्क्यू करते हैं। देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल एक कुदरती आफत है, उसके अंदर आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर दबाव आता है, वसाइल की कमी है, एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि जिस तरह की होनी चाहिए। ये सारे नुकात जो हैं ये बजा अपनी जगह पे, मगर उसके बाद आप जब कहते हैं एक बिल्कुल जो तशरीफ पर जितने पैसे लगाए जा रहे हैं, जब इस तरह के ऑप्टिक्स हो ना इन कॉन्ट्रास्ट, तो फिर लोगों में जो लावा है वो पलपता है, वो गुस्सा जो है वो और बढ़ता है। इसके अंदर और बहुत से मौजू हैं। एक ये हो गया जनूबी पंजाब, जहाँ पे लोगों को एक महरूमियत का एहसास वैसे भी उनमें हमेशा जब इस तरह की आफत आती है तो वो और उजागर होता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि कुदरती आफत ज़रूर है। कोविड-19 जब आया था वो एक ऐसी आफत थी कि जो सदियों में
दुनिया ने नहीं देखी थी। 100 साल बाद एक ऐसी आफत आई। कोविड के बीच में आपकी हुकूमत तशरीह नहीं की थी? नहीं, कोविड की नहीं, आप वैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप कंपेयर करें कोविड मैनेजमेंट एंड फ्लड मैनेजमेंट, जमीन आसमान का फर्क है। और बिल्कुल भी नहीं जी, हर केले पे, बिस्किट के पैकेट पे, मतलब अगर आप किसी को इमदाद दे रहे हैं तो एक तो इज्जत के साथ दीजिए। आपने देखा डीसी साहब हैं, वो जहाँ पे डब्बा दे रहे हैं उसमें सबको बता रहे हैं कि ये जी तस्वीर देख लें कि ये कहाँ से, जी ये कहाँ से आया है, ये मरियम नवाज साहिबा ने आपके लिए भेजा है। अव्वल तो उन्होंने अपनी जेब से नहीं भेजा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनका काम है, उनको ये करना चाहिए। इसको एक सेल्फ प्रमोशन के लिए यूज करना, इट्स इन बैड टेस्ट। साहब ये एतराज ये है इनका नहीं, मैं कुछ और मौजू भी हैं। जो मुल्तान में इस वक्त सूरत हाल है वो सिर्फ एक कुदरती आफत के नजर नहीं हुई, वहां पर गफलत है, वहां पर टेक्निकल जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं उनको जो है अहमियत नहीं दी गई, इग्नोर किया गया। सियासी मुदाखलत हुई है, सियासी मुदाखलत की वजह से बर वक्त फैसले नहीं किए। हुज़ैफा साहब, कुरैशी साहिबा फरमा रही हैं कि सियासी मुदाखलत हुई, बर वक्त फैसले नहीं किए गए, और फिर वो कह रही हैं कि केला हो, सेब हो या खाने का पैकेट हो, उसके ऊपर तस्वीरें लगाई जाती हैं। वो डीसी मुजफ्फरगढ़ और पंजाब सरकार के ऊपर तशहीर का इल्ज़ाम लगा रही हैं। वैसे वो जो स्टिकर लगते हैं या प्रिंटिंग होती है, उसकी कॉस्ट अगर बचा ली जाए और वो फूड में दे दी जाए तो बेहतर नहीं होगा? जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब, मैं इस सारी बातों का जवाब देता हूँ। एक तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आज कोई सियासी बात करूं, वरना मेरे पास नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बेशुमार ऐसी मालूमात हैं जो कि केपीके में भी ये सैलाब आया था, जो नेग्लिजेंस वहां पर हुई, लेकिन ये मौका नहीं है कि हम अपनी हुकूमतों की नेग्लिजेंस टीवी चैनल पे बैठ के अपनी सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में बयान करें। मैं समझता हूँ केपीके की हुकूमत भी हमारी है, अब ये सैलाब सिंध में घुस जाएगा, वो भी हमारी हुकूमत है, बहुत अच्छा, पंजाब में ये भी हमारी हुकूमत है। हम इस वक्त जो है इस कुदरती आफत पे फोकस करें, ना कि एक दूसरे की कारकर्दगी गिनवाने बैठ जाएं, कौन कितना काम कर रहे हैं, किसने क्या क्या नेग्लिजेंस की। नंबर एक। दूसरा, आपने कहा देखें जी, ये एक नुक्ते नजर जरूर हो सकता है कि किसी सूबाई हुकूमत को अपनी तशहीर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या अपने लोगों को ये बावर कराने के लिए कि हम आपके लिए मौजूद हैं। अगर आपने 9 करोड़ या 10 करोड़ की आबादी के सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव आप बनी और लोगों ने आप पर एतमाद किया, तो अगर आपके दिल में ख्वाहिश है कि मेरे लोगों को पता चले कि मेरी आप लब्बैक कहा है मेरी चीफ एग्जीक्यूटिव ने, ये आप और मैं राय का इख्तलाफ कर सकते हैं कि क्या ये ठीक है क्या ये गलत है। अगर हम ये कहें कि जी सिर्फ प्रोजेक्शन हो रही है, देखें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस अगर अपने लोगों तक अपनी पूरी एफर्ट कर कर तमाम चीजें पहुंचा रही है, तो मैं माजी में नहीं जाना चाहता जब आपने हेल्थ कार्ड पर भी अपनी तस्वीरें लगा दी, हालांकि सेहत और तालीम ये बुनियादी हक है हर शहरी का, फिर आपने तस्वीरें क्यों लगा दी? जब भाई तहरीक इंसाफ ने जितने भी लंगर खाने चलाए अपनी सारी तस्वीरें उसके ऊपर लगाई, क्या लोगों को अगर आप छत दे रहे थे तो हम भी ये बात कर सकते थे, लेकिन मैं उस नैरेटिव को सपोर्ट करता हूं कि अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, अगर वो अपने लोगों को डिलीवरी दे रहे और वो अपने लोगों को बावर कराना चाहता है कि मैं आपके साथ हूं, और उसके लिए उसने कोई भी इकदाम किए, राशन के थैलों पर भी तहरीक इंसाफ के दौर में वो रहा, तो मैं खैर उसका नाकिद नहीं हूं, लेकिन इसकी हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरी बहन शहर बानो कुरैशी साहिबा जो फरमा रही हैं, मैं आप गलत कह रही हैं, उनका नुक्ता नजर है, उनका अपना जो है ना वो अपना एक नुक्ता नजर दे सकती हैं। ठीक है, तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इस वक्त एक कुदरती आफत मौजूद है जिससे ना तहरीक इंसाफ की, बिल्कुल ठीक, ये हुज़ैफा साहब मैं आपसे ही मजीद बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ही मजीद बात करना चाह रहा हूँ, आपसे ही मजीद बात कर रहा हूँ मैं, कुदरती आफत है और पूरी दुनिया को एक मैसेज देने कि हम एक कौम की तरह खड़े हुए हैं। ये एक पॉइंट ले लें, बड़े इदारे हैं, आई बीइंग अ पाकिस्तानी सर, वो मुमालिक हमारी इन टॉक शोज को, इन कंट्रोवर्सीज को देखकर पर अदम एतमाद ना कर दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मेरा एक जुमला ले लीजिए, मेरे मुल्क का नुकसान हो गया जो मेरी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो 40, 50, 60 बिलियन डॉलर तभी होगा कि जब इंटरनेशनल डोनर्स हमारे साथ होंगे। एक एतराज, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। एक एतराज ये किया जा रहा है मौजूदा सियासी मंजरनामे के ऊपर, वो ये है कि जब कल सहाफी के साथ जो बदमज़गी हुई वहां पे, उस सिलसिले को लेकर के एक एतराज किया जा रहा है हुकूमत या इदारों के ऊपर कि जब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के ऊपर अंडा फेंका गया तो उन 2 खवातीन की ना शनाख्त हो सकी, ना उन पर पर्चा दर्ज हो सका डिस्पाइट एन एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ ये एतराज़ करिए पीटीआई, गो कि मैं किसी भी सहाफ़ी के ऊपर हुए तशद्दुद का मुखालिफ हूँ, अदम तशद्दुद ही सियासत की शनाख्त होनी चाहिए, ये मैं वाज़ेह कर दूँ।
वो एतराज़ ये कर रहे हैं कि जी सहाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद फ़ौरन पर्चा भी कट गया, FIR भी दर्ज होगी, हालांकि अलीमा बीबी के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर कोई इदारों ने हरकत नहीं की। ये वो कह रहे तजाद है हुकूमती पॉलिसियों का, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए जी, दो वाक़ये हैं, एक ही जगह पर है, एक ही थाने की हद है, एक ही CPO, एक ही RPO है। मैंने उस वाक़ये की भी मजम्मत की थी, वो भी गलत हुआ, बगैर किसी इफ एंड बट के, माजी में जाए बगैर किसके साथ माजी में क्या हुआ। लेकिन ये अभी हम इस केस की बात कर रहे हैं, मैंने उसकी मजम्मत की। जो तैयब बलोच के साथ हुआ वो भी गलत हुआ, वो जिसने भी किया, अगर नून कर रही होती तो मेरे में इतनी करेज है, आप जानते हैं मुझे, मैं उसकी भी मजम्मत करता। और अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बात है, FIR दर्ज होनी चाहिए। एक इंसान का ये बुनियादी हक है, CRPC का आर्टिकल 157 कहता है कि आप, हुज़ैफा साहब ने बात ही खत्म कर दी, उन्होंने मुजम्मत भी कर दी, बहुत अच्छी बात है, दर्ज होनी चाहिए। हुज़ैफा साहब ने ये किया कि अलीमा बीबी के साथ पेशा वाक़े की मुजम्मत भी कर दी है, ऑन रिकॉर्ड की है, और साथ जो तैयब बलोच के साथ उसकी मुजम्मत कर दी। फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये मौका नहीं है कि हम स्कोर सेटल करें, और उसके अब मेरा मसला ये है कि एक सहाफ़ी अगर उसका सवाल पसंद नहीं है या वो किसी एजेंडे पे बिलफर्ज आया है, लेकिन उसके ऊपर यूं हमलावर होना, तशद्दुद करना, ये काहे की जमहूरियत है? क्या नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बिल्कुल ये कहीं की ना जमहूरियत है, ना ये कोई मुनासिब अंदाज है किसी चीज़ का जवाब देने का। मेरे ख्याल में इसकी मजम्मत आज अलीमा खान साहिबा उन्होंने ख़ुद भी की। मैं तो इसमें यकीन नहीं रखती कि आप किसी भी चीज़ का इस तरह वायलेंस से, तशद्दुद से जवाब दें। यानी आप भी मुजम्मत करते हैं? जी बिल्कुल, दलील देनी चाहिए है। हाँ, ये मुझे ज़रूर इस पे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं कि जो बलोच साहब हैं उन्होंने भी बदतमीज़ी की, उनको भी माजरत करनी चाहिए है जो उनका अल्फाज का चुनाव था। और अब नियतें बेहतर अल्लाह जानता है कि वो किस नीयत से वहाँ आए थे, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगी। बेहतर यही होगा कि सब अपने किए पे माजरत कर लें, सब। ठीक, एक छोटी सी मैं ब्रेक ले लूं हुज़ैफा साहब, और आपसे मैंने अभी 9 मई के ऊपर बात भी करनी है, छोटी सी ब्रेक ना प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे कि वज़ीर मुमलिकत हैं हुज़ैफा रहमान साहब, बात तो एक अच्छी कर रहे थे कि ये इख्तिलाफ का वक्त नहीं है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर अगर मुस्बत तनकीद हो, कोई बेहतर मशवरा हो, तो उसे भी सुनने में आर नहीं होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस उन्होंने PTI के अदवार का जिक्र किया। तशहीर हर हुकूमत करती है, हर हुकूमत को शौक़ होता है, लेकिन हमें अपने वसाइल देखना पड़ते हैं। अभी आप नेपाल की सूरत हाल देख रहे हैं कि वहाँ आवाम किस मसले की वजह से बाहर निकले हैं, और क्या हमारे यहाँ भी ऐसे मसाइल हैं या नहीं हैं। शहर बानो कुरैशी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखी हैं। मेहर बानो कुरैशी साहिबा, आप बात करी थी जो हुज़ैफा साहब ने बात की वो दुरुस्त नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त कैसे? नहीं है। मैंने हवाला दिया कि आप इतने उन्होंने ठोस अंदाज में दिया, मैंने सोचा कि शायद मेरे से गलती हो गई क्योंकि मुझे तो नहीं याद था। मैंने उसको सर्च भी किया है। ये एहसास कार्ड है, इसका जब सेहत एहसास प्रोग्राम का जो सेहत कार्ड है जब वो निकला था तो उसके ऊपर तस्वीर नहीं थी, और उसके बाद उसके बाद पार्टी झंडा क्यों था? रंग थे उसके। ये तो कौमी कार्ड था ना, ये तो सियासत से उसके बाद, मगर उसके बाद हमने क्या देखा कि कार्ड ही खत्म हो गया, आपके ID कार्ड से जोड़ दिया गया था। तो ना उसमें नाम था कि फलां 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 बंदे से मुंसलिक, या जैसे आपके जो DHQs हैं उनका तो नाम ही तब्दील कर दिया गया है, बिल लीगली आइन में तब्दील। अभी आपको एतराज किस बात पे है? पनाहगाज की उन्होंने बात की, पनाहगाज पे भी कहीं पे तस्वीर नहीं थी। उसकी पूरी कैंपेन अगर आप उठा के देख लें, ये उसका लोगो था, वो तो ब्लू में था, उसमें तो वो रंग भी नहीं थे, तो उस पे भी नहीं आप कर सकते। बात वो नहीं है। देखिए आपने पैसे खर्चने हैं, वो कह रहे हैं कि तशहीर या इश्तिहार लगाने का, वो बात तो सुन लेना, वो कह रहे हैं उनका दलील ये है कि तशहीर करने से अवाम को ये इल्म होता है या उनको अंदाज़ा होता है कि हुकूमत हमारे दरमियान है। जी ज़रूर, इसलिए मगर उसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव की तस्वीर होना ज़रूरी नहीं है। जब अवाम बड़ी बाशऊर है, जब वो देखती है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ खड़ी है, ताउन कर रही है, उनके लिए फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी मयार की हैं, उनको खाना बर वक्त मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनको लगता है उनकी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने गुफ्तगू की, देखिए इट्स नॉट, मैं पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही हूँ। आप बेशक तस्वीरें लगाएं अगर आपके पास वसाइल हैं। एक तरफ वसाइल की कमी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि आप NGOs और इंडिविजुअल्स जो हैं
वो जब तक अप्रूवल नहीं लेंगे तो वो अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड जो है प्रोग्राम में, जिस भी मैंने जिम्मेदार से बात की वो तो उसे डिनाई कर रहे हैं। क्या आपने प्रैक्टिकली मुल्तान में कुछ ऐसा देखा? नहीं, एक नोटिफिकेशन तो आई थी, ठीक। उसके बाद उसके ऊपर जो रद्द अमल आया, मैं सिर्फ एक सोच की अक्कासी करता है ना, वो शायद इसलिए था कि उन डब्बों पे शायद तस्वीर नहीं थी, लोग तो यही सोचेंगे। अब आपने देखना है कि लोगों को क्या तासुर जा रहा है, और जितना आप इस तरह करेंगे, मैं तो सिर्फ हुकूमत के लिए कह रही हूँ, उनके लिए भी ये अच्छा नहीं है। आपने बात की लंगड़ियाल कैंप की, कि कैंप के ऊपर महरूमियाँ हैं, वहाँ पे खाना बर वक्त नहीं पहुँच रहा, मगर आप उससे बढ़ के आगे देखें, अगर आप बंद बोसन जहाँ पर पानी आया है शुरू में, वहाँ पे देखें, उस बंद के ऊपर इतनी फैमिलीज बैठी हैं, वहाँ पर तो कोई सहूलियात पहुँची ही नहीं। वहाँ पर मेडिकल जो टीम्स हैं, अगर वो विजिट ही कर ले, क्योंकि आप हर जगह कैंप नहीं लगा सकते। मुदाखले से क्या मुराद थी आपको? कोई मर्जी की जगह पे शिगाफ डालेंगे? जी, तो ये मैंने, और ये बात मैंने पिछले हफ्ते ऑन रिकॉर्ड की एक और चैनल पे, वसीम बदामी साहब का प्रोग्राम था, वहाँ पर मैंने तब कहा था जब रांगो पुल पर पानी आया था, जो कि एक अनहोनी बात थी। वहाँ पर माजी में 2018 में, 22 में, 92 में भी वहाँ पर पानी नहीं आया, 1950 में आया था। तो वहाँ पर तब हमने कहा था कि हेड मोहम्मद वाला जो बंद है, वहाँ पर बर वक्त ब्रीच नहीं किया गया उसको, या फैसला नहीं लिया गया। इनफैक्ट PMLN के जो अपने नुमाइंदे हैं और कासिम गिलानी साहब, वो खुद वहाँ पर ये कह रहे थे, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे कि इस बंद को हमने महफूज रखा। उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ है? वहाँ से भी पानी पुर हुआ है, बंद के राइट और लेफ्ट पे भी पानी निकला है, और उसकी वजह से प्रेशर आया है मजीद रिवर के ऊपर, दोनों दरियाओं के ऊपर। और फिर आपको ये हमने तब कहा था, एक बात तो फैक्ट ऑफ द मैटर है ना कि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था सब। जामी साहब, हमारी तैयारियां जितनी भी हों, ये सुन लेना, टेक्निकल, अगर आप सिकंदर हयात बोसन साहब हैं, उनके जो भाई हैं वो नून लीग में, उन्होंने भी यही तनकीद की है कि बर वक्त फैसले और तकनीकी फैसले जो है, वो ये तो आपका एतराज है, ये आ गया। इसके ऊपर एक और नुक्ता भी है, वहां पर जो पुल बना हुआ है उसी हेड मोहम्मद वाला बंद के ऊपर, वो पुल जब माजी में बनाया गया तो उसके डिज़ाइन जो है वो फॉल्टी है। उस वक्त भी उसको नोटिस में लाया गया, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे गिलानी साहब ने वो पुल बनवाया, उन्होंने उसको रद्द किया। वो पुल जो है वो इट्स नॉट वाइड इनफ, उसकी वजह से जो दरिया ये तो का रास्ता हमारी हर हुकूमत के दौर में ऐसी नाअहलियां तो देखी गई हैं ना। ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कुदरती आफत है उसको हमने इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, वो कुदरती आफत को हमने एग्जैसरबेट किया है। ठीक, वो सियासी आफत भी चलिए, ये आपकी राय है। अच्छा देखिए, आज शाह साहब तीसरे मुकदमे में बरी हो गए हैं। ये जिन्ना हाउस के करीब, जी चौथा मुकदमा है 9 मई के सिलसिले में, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये जिन्ना हाउस के करीब जो सरकारी गाड़ी चलाने का मुकदमा था, इस पर जज साहब ने फैसला महफूज किया था, उसमें भी बरी करार पाए हैं। खदीजा शाह को 5 साल कैद हुई है। ये 2 खवातीन अफशा तारिक और रुबीना जमील, इनको बरी करार दिया गया है। अलबत्ता डॉक्टर यास्मीन और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये क्यों तासुर आ रहा है? क्या वाकई ऐसा है कि शाह साहब की बाहर आने के इम्कान अब रोशन हो रहे हैं? अगर ऐसी बात होती, अव्वल तो मुझे उम्मीद बड़ी है कि ड्यू प्रोसेस के तहत वो बाहर आएँ, और अगर सिर्फ ऐसी बात होती तो पिछले हफ्ते कुछ मुकदमे बाकी हैं? जी हैं, 4 रहते हैं। जो पिछले हफ्ते उनकी, इसी हफ्ते मेरे ख्याल में उनकी जो बेल्स की जमानतें लगी थी, उसके ऊपर दरख्वास्तें लगी थी जमानत की, उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं आया। ये 4था हफ्ता है कि रिकॉर्ड नहीं पेश किया जा रहा। तो अगर ऐसी कोई बात होती फैसिलिटेशन की तो वो, लेकिन 4 मुकदमात में बरी तो करार पाए। जी, 4 मुकदमात में बरी हुए। मेरिट्स ऑफ द केस रिमेन द सेम। अगर एक में हुए हैं तो बाकी सब में भी होंगे, क्योंकि उसमें अदालत ने तस्लीम कर लिया शवाहिद की बिना पे कि ना वो वहाँ मौजूद थे, ना वो किसी साजिश का हिस्सा थे, और ना ही वो 9 मई को वहाँ अगर वो जो बाकी 4 केसेस हैं जिनके बारे में आप कह रही हैं कि उनके रिकॉर्ड नहीं लाया गया बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जमानत के, जी, अगर वो केस भी लगते हैं और इसी प्रेसिडेंट के तहत वो बरी करार पाते हैं, वो लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो वही केसेस हैं जिनमें खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में भी वो बरी करार पाते हैं, तो बाहर आके क्या शाह साहब पार्टी क़यादत संभालेंगे? भाई, हमने पार्टी की क़यादत, देखिए पार्टी की क़यादत खान साहब करते हैं, ठीक है, पार्टी के जो कायद हैं वो खान साहब हैं, मगर वो खान साहब के नंबर 2 वाइस चेयरमैन तो वही हैं। तो जब एग्जैक्टली, तो आपको याद होगा जब पहले भी खान साहब गिरफ्तार हुए 9 मई के बाद, और मेरे वालिद जब गिरफ्तार नहीं थे, तो उन्होंने पार्टी की भागदौड़ जरूर संभाली थी खान साहब के इंस्ट्रक्शंस पे। वो एक कमेटी बना के गए थे। तो जब अगर नंबर 1 जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, तो नंबर 2 नंबर 1 के साथ कोऑर्डिनेशन में और उनकी तजावीज़ के साथ ज़रूर पार्टी को
संभालने की कोशिश करेंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत शुक्रिया मेहरबानो कुरैशी साहबा, प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।